सबसे पहले क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है, दोनों के बीच में अंतर कर लेना, क्योंकि अंतिम वस्तु वह वस्तु है तो अपने देश के अंदर में जो वस्तुएं और सेवाएं तैयार की गई पूरे एक साल के दौरान, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम जितना सप्लाई देश में किया गया है वस्तुओं और सेवाओं का, मांग कहीं उससे बहुत ज्यादा है। कि आखिर सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, सरकार बजट बनाती क्यों है। I commend the interim budget to this August House. जय हिंद। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है क्लास 12वीं के लिए और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। देखिए, स्टेट बोर्ड में हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक आपने नोट डाउन कर लिया था ना, बिल्कुल वैसा ही आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है व्यापक अर्थशास्त्र, जिसमें पूरे देश के बारे में जाना जाता है। आइए देखते हैं यहां पर सबसे पहले क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जिनका एग्जामिनेशन 2025 में होना है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और मुख्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल वैसा ही समझने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर यहां पर आ रहा है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित आंकड़े। देखिए, अलग अलग आप किताबों में देखेंगे तो चैप्टर का नाम अलग अलग दिखेगा, तो इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सीधा आप कह लीजिए कि राष्ट्रीय आय वाला अपना ये चैप्टर है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है, दोनों के बीच में अंतर कर लेना, क्योंकि अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर निकल चुका, जो अंतिम उपभोगकर्ता के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु किसको कहते हैं, उन वस्तुओं को जो कि उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, अभी उसमें और भी प्रक्रिया होना बाकी है, यानी कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट बनकर के तैयार नहीं है बाजार में जाने के लिए। बात समझ आई। तो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में अंतर कर लीजिएगा। उसके बाद वास्तविक प्रवाह क्या है और मौद्रिक प्रवाह क्या है, इन दोनों में अंतर करना होगा। वास्तविक प्रवाह मतलब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह या फिर उत्पादन के साधनों का प्रवाह, लेकिन मौद्रिक प्रवाह कहने का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह मुद्रा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के बीच में अंतर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, समावेश क्या है, छिद्र क्या है, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। समावेश कहने का मतलब है इंजेक्शन। देखिए, देश के अंदर में जब किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर निवेश बढ़ गया तो समझिए उत्पादन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे, लोगों की आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं समावेश होना, यानी कि इंजेक्शन होना। लेकिन दूसरी तरफ यह है छिद्र, यानी कि लीकेज। अब ये लीकेज क्या होता है, देखिए, देश का पैसा विभिन्न क्षेत्रों के बीच में घूमते रहना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। समझ गए हैं। लेकिन अगर कोई क्षेत्र अपने पास पैसा जमा करके रख ले, इकट्ठा करके रख ले, बचत करके रख ले, तब हम इसको कहेंगे छिद्र। या फिर आप कह लीजिए कि सरकार को हमने टैक्स पे कर दिया, यह भी एक तरह का छिद्र उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आप दूसरे देश का सामान खरीदते हैं, यानी कि आयात करते हैं, तब उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता है, यह भी छिद्र का उदाहरण है। यानी कि आयात एक तरह का छिद्र उत्पन्न करता है देश के लिए। अब देखो, जब भी समावेश होगा ना तो देश में रोजगार, उत्पादन, लोगों की आमदनी सब कुछ बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब छिद्र उत्पन्न होता है देश के अंदर में तो सारी चीजें घटना शुरू हो जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखो, आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, समष्टिगत स्तर पर देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र नहीं, 4 क्षेत्र हैं। जैसे कि घरेलू क्षेत्र, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म जो कि उत्पादन क्षेत्र कहलाता है, तीसरा सरकार है, और चौथा शेष विश्व। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में पैसा घूमते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि राष्ट्रीय का चक्रीय प्रवाह। अब यहां पर द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह और चतुर्क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, ये सारे कंसेप्ट आते हैं। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है, तो एक तो पढ़ना है आपको द्विक्षेत्रीय, ठीक है, और एक पढ़ना आपको त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह। बस ये 2 ही कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि चतुर्क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है,
तो वो क्वेश्चन तो आपको सीधे तौर पर एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह को जरूर से जरूर करना। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहे कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर कर लीजिएगा। ठीक है, जीडीपी कहने का मतलब अपने देश का पैसा। ठीक है, कहां से आया, देश में जितनी भी वस्तुएं या फिर सेवाएं तैयार की गई होगी, चाहे तो अपने देश की कंपनियों ने किया या फिर किसी विदेशी कंपनी ने आकर के हमारे देश में उत्पादन किया, सब अपनी देश की जीडीपी का हिस्सा होता है। लेकिन जीएनपी कहने का मतलब है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहने का मतलब है कि अपने देश में तो सामान बन ही रहा है, साथ साथ में अपने देश का कोई कंपनी दूसरे देश में गया है काम करने के लिए और वहां से पैसे अर्न करके अपने देश में भेजा, तो इसे भी आप अपने देश की जीडीपी में शामिल कर लेते हैं, तो जीएनपी बन जाता है। समझ आ गई है? नहीं तो यहां पर देखो, जीडीपी कहने का मतलब है केवल और केवल अपने देश में बने हुए वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, केवल और केवल अपने देश में बने हुए वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। लेकिन जीएनपी कहने का मतलब क्या है कि देखो, अपने देश में जो बना है मामला वो तो सही है, अपने देश में जो सामान बना वो तो है जीडीपी, अपने देश में जो वस्तु बना उसका बाजार मूल्य क्या है, जीडीपी, अपने देश में जो सेवाएं तैयार हुआ उसका बाजार मूल्य क्या है, जीडीपी। तो अपने देश के अंदर में जो वस्तुएं और सेवाएं तैयार की गई पूरे एक साल के दौरान, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब दूसरे देशों के साथ हम आयात निर्यात करते हैं तो उनके बीच का अंतर, यानी कि एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है, जब हम अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचेंगे तो वहां से पैसा आएगा, तो उस वैल्यू को पॉजिटिव लिखा जाता है। लेकिन जब हम दूसरे देश का सामान खरीद लिए तब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो देश का पैसा बाहर चला जाता है, तो एक्सपोर्ट को हम यहां पर माइनस में लिखेंगे एम से। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स माइनस एम, ये कहने का मतलब है शुद्ध निर्यात। तो अब जब जीडीपी प्लस शुद्ध निर्यात को जोड़ लिया जाता है तो बन जाता है जीएनपी। ध्यान रखिएगा, तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर कर लीजिएगा। और आखिरी कंसेप्ट यहां पर है हरित जीएनपी, जिसे कहते हैं ग्रीन जीएनपी। जब हम अपने देश के संसाधनों का विशेष ख्याल रखते हुए, संसाधनों का संरक्षण करते हुए देश की तरक्की सोचते हैं, तो वो हमारा ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर में ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर से जरूर इन सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में ही एक टॉपिक मुझे यहां पर याद आ रहा है ना, राष्ट्रीय आय माप की विधियां, राष्ट्रीय आय माप की विधियां, माप की विधियां, जहां पर तीन अलग अलग विधि है, तीन अलग अलग मेथड है, जिसमें कि सबसे पहली विधि आप पढ़ते हैं आय विधि, फिर होता है व्यय विधि और तीसरा क्या है, मूल्य जोड़ विधि। इन तीनों विधियों में से कोई ना कोई एक आपसे सवाल जरूर पूछता है, तो उन तीनों विधियों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हो गए, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही शानदार, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में हम लोग ये बातें समझते हैं कि बैंक कितने तरह का होता है, मनी क्या है, यानी कि मुद्रा किसको कहते हैं, मुद्रा का काम क्या है। तो ये सारे चैप्टर जो है देख लो, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है ये है मुद्रा के कार्य, यानी कि मुद्रा काम कैसे करता है, क्या ये विनिमय का माध्यम है, क्या ये मूल्य का संचय करता है, क्या ये मूल्य का हस्तांतरण करता है। तो हाँ भाई, यही सारा काम तो है इसका, तो इसलिए मुद्रा के कार्यों को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखोगे कह रहे कि मुद्रा की पूर्ति, देखो देश के अंदर में कितना पैसा चलन में है, इसको मेजर करने के लिए चार चीजें बताई गई है, M1, M2, M3, M4। तो इन चारों को आपको पढ़ना है कहां पर, मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत। ठीक है, कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यह है आपका व्यवसायिक बैंक के कार्य, यानी कि देश के अंदर में जितने भी व्यवसायिक बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, वो कैसे काम करता है ना। जैसे कि हमारा और आपका बैंक जो है ना, जहां पर हम लोगों का बैंक अकाउंट है, वो दरअसल व्यवसायिक बैंक है, वो अपने फायदे के लिए काम करता है। लेकिन वो काम असल कौन कौन सा करता है, जैसे कि जनता का पैसा कम ब्याज दर पर स्वीकार करता है, और जब हम लोग मांगने जाते हैं ना अपना पैसा, तो वो दे भी देता है मुझे, लेकिन जब आप पैसा उससे उधार लेने जाओगे, अधिक ब्याज दर पर आपको उधार देता है। ठीक है, मतलब जमा लिया कम ब्याज दर पर, लेकिन जब आप उधार लेने जाओगे अधिक ब्याज दर पर, इसी बीच में उसको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इसके अलावे जो व्यवसायिक बैंक है वो और कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड जारी करना,
डेबिट कार्ड जारी करना, यानी कि क्रेडिट कार्ड जारी करना, ये सारे काम व्यवसायिक बैंक के होते हैं। इसके अलावा जो सूचना है पूरी तरीके से कि जनता ने पूरे एक साल में कितना लेन देन किया, ये सब सारा डेटा तैयार करना व्यवसायिक बैंक का ही काम है। साथ ही साथ ये लॉकर सुविधा भी आपको प्रदान करता है, यानी कि कुछ महंगे कागजात, महंगे ज्वेलरीज, इन सबको आप सुरक्षित रूप से व्यवसायिक बैंक में स्टॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो है बैंकर के तौर पर या फिर कह लीजिए एक सलाहकार के तौर पर आपको सलाह भी देता है ना। आपकी जो महंगे जेवर कागजात है ये तो रखता ही है आपने जो लॉकर फैसिलिटी उसमें, लेकिन दूसरी तरफ ये जो है आपको सलाह भी देता है, यानी कि आम जनता को या फिर अपने ग्राहकों को ये फाइनेंशियल मामले में सुविधाएं देता क्या है कि आपको कहां पर निवेश करना चाहिए, निवेश करना सही होगा भी या नहीं, इन मामलों में ये आपको बिल्कुल निर्णायक फैसला सुनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखोगे, यहां पर है केंद्रीय बैंक के कार्य। देखो देश का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब आपसे सवाल पूछे कि केंद्रीय बैंक के कार्यों को लिखिए या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन करिए, तो समझ जाना कि सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहां पर देखोगे केंद्रीय बैंक का काम कौन कौन सा है। तो देश में हमने क्या कहा, कई सारे बैंक हैं जो कि व्यावसायिक बैंक के नाम से जाने जाते हैं। तो उन बैंकों पर निगरानी रखने का काम केंद्रीय बैंक का होता है, यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक होता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, यानी कि कह लीजिए ये पिताजी हैं किनके, व्यवसायिक बैंकों के। ठीक है, ये पूरी तरीके से निगरानी इन पर रखेंगे, व्यवसायिक बैंकों पर निगरानी रखेंगे। कौन, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जो है भारत का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में उसके मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा केंद्रीय बैंक का काम क्या है, ठीक है, व्यवसायिक बैंकों में निगरानी रखता है, लेकिन इसके अलावा ये जनता का बैंक नहीं है। ध्यान देंगे, ये जो केंद्रीय बैंक है ये सरकार का बैंक है, सरकार का सलाहकार है, सरकार का एजेंट है। ठीक है, और ये व्यवसायिक बैंकों का बैंक है, आम जनता का बैंक नहीं है, लेकिन आम जनता की भलाई के लिए ये केंद्रीय बैंक काम करता है, फायदे के लिए काम नहीं करता, ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ फायदे भी इसको जरूर होते हैं। अगला यहां पर देखोगे केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण विधियां, यानी कि कौन कौन सा वो मेथड है जिसके जरिए पूरे देश का मुद्रा कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये केंद्रीय बैंक का काम होता है कि देश में कितना पैसा चलन में रहेगा, कितने पैसे छापे जाने हैं, है ना, नोट जारी करना भी इसी का काम होता है। तो इसलिए पूरी तरीके से ये देखेगा कि देश में महंगाई की स्थिति है या कह लीजिए कि वस्तुएं सस्ती हो चुकी है, यानी कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। तो ये स्थितियों को देखते हुए अपना साख नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके लिए 2 अलग अलग विधियां अपनाता है, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक विधि। ठीक है, अब इसी के अंदर आप पढ़ते हैं कि बैंक दर क्या है, रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, एसएलआर क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लिख लीजिए एक बार कि कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहां पर देखोगे आय एवं रोजगार का निर्धारण, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया लेवल का चैप्टर है। इस चैप्टर में किसी भी बच्चे का अंक नहीं कटता है अगर उसे डायग्राम की समझ है, अगर उसे टेबल की समझ है, अगर उसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की समझ है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है डायग्रामेटिक है, मैथमेटिकल है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पूरा का पूरा ये चैप्टर है, ध्यान रखोगे, यानी कि बहुत मजा भी लगता है पढ़ने में। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, आय एवं रोजगार का निर्धारण। हम लोग यहां पर जानेंगे कि देश के अंदर में कितनी सारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग हो रही है ना। अब सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को तो हम लोग नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि हर एक वस्तु अलग अलग तरीके से मापी जाती है, कुछ लीटर में, कुछ मीटर में, कुछ केजी में। इसीलिए समग्र मांग को हम लोग देश के कुल खर्चे के रूप में बताते हैं। और देश का खर्चा कौन कौन क्षेत्र करता है, तो सबसे पहले करता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है सी का मतलब है उपभोग पर खर्च। दूसरा आई का मतलब है निवेश खर्च। ठीक है, और तीसरा है गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार खर्चे करती है आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इसके साथ में यहां पर होगा शुद्ध निर्यात, हम लोग जो लिखते हैं x माइनस एम। इस x माइनस एम का मतलब क्या है, शुद्ध निर्यात है, ध्यान रखोगे, पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसे हम लोग कहते हैं शुद्ध निर्यात। x का मतलब है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, और m का मतलब है इंपोर्ट यानी कि आयात। आयात के मूल्य को नेगेटिव में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम जब दूसरे देश का सामान खरीदते हैं तो पैसा अपना जो है बाहर चला जाता है, क्योंकि उनको पेमेंट करना होगा।
तो इसलिए ध्यान रखोगे कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग या फिर सामूहिक मांग के अंदर ये 4 कंपोनेंट होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट यहां पर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछता है कि द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह में आप बताइए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, सामूहिक मांग क्या होगा, तो केवल आप C प्लस I लिखेंगे। अगर त्रिक्षेत्रीय में पूछे कि सामूहिक मांग क्या होगा तो आप बताएंगे C प्लस I प्लस G। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्रीय में पूछे तो पूरा का पूरा आप लिख दीजिए। समझ गए? अब देखो यहां पर क्या है, कह रहे हैं कि उपभोग फलन और बचत फलन। उपभोग फलन का मतलब होता है कंजम्पशन क्या फंक्शन, मतलब हमारा जो उपभोग है, हम जो कुछ भी वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं ये किस पर निर्भर करता है, तो हमारी आमदनी पर निर्भर करता है, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान रखोगे। दूसरा है बचत फलन, जो कुछ भी हम लोग बचत करते हैं इसकी किस पर निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। तो ये दोनों ही चीजें आय पर अगर निर्भर कर रहा है तो उसी निर्भरता को हम लोग उपभोग फलन या फिर बचत फलन कहेंगे। ठीक है, तो ये उपभोग फलन बचत फलन का कंसेप्ट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, अगला देखो, कह रहे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बोलते हैं एमपीसी। ठीक है, और गुणक को हम लोग लिखते हैं कैपिटल के से, ध्यान रखेंगे। तो एमपीसी और के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बिल्कुल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि लास्ट में हम लोग बताते हैं कि एमपीसी और गुणक के बीच में सीधा संबंध है कि विपरीत संबंध है, इस चीज को जरूर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मैथमेटिकल है। ठीक है, आगे देखो अगला टॉपिक यहां पर क्या है, स्वायत्त निवेश, जिसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, सरकार देश की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए अलग अलग जगहों पर निवेश करती है। सरकार का मकसद होता है जनता का कल्याण करना, जनता की भलाई करना, पैसे कमाना नहीं, लाभ कमाना नहीं। इसीलिए वैसे अगर खर्चे कर रही है सरकार तो इसका मतलब है स्वायत्त निवेश कर रही है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि वह निवेश जो लाभ की आशा से नहीं किया जाता बल्कि जन कल्याण की भावना के साथ किया जाता है, उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। लेकिन प्रेरित निवेश क्या है? प्रेरित निवेश वह निवेश है जो कि लाभ कमाने के मकसद से निवेश किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेरित निवेश स्वायत्त निवेश के बीच में अंतर कर लीजिएगा डायग्राम बना करके भी। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है यहां पर आधिक्य मांग, जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, और दूसरा है बहुल मांग, यानी कि ये भी कह लीजिए एक्सेस डिमांड ही है, मतलब बहुल मांग या फिर आधिक्य मांग एक ही चीज है। अब यहां पर समझो, देश में हर एक देश का अपना उत्पादन क्षमता है, आप ये कह लीजिए हर एक देश का अपना उत्पादन क्षमता है और उससे ज्यादा उत्पादन कर नहीं सकता। अब सोच करके देखो कि अगर किसी देश में ये रही सप्लाई, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, और ये सप्लाई के मामले में भी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी हुई है, यानी कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं हो सकता, अतिरिक्त उत्पादन भी नहीं हो सकता, स्वाभाविक सी बात है। अब यहां पर जो सप्लाई होना है हो चुका, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं पूरे देश में डिमांड हो चुकी है। तो अब बताइए स्थितियां क्या बनेगी? हम कह रहे हैं क्या, जितना सप्लाई देश में किया गया है वस्तुओं और सेवाओं का, मांग कहीं उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हर एक व्यक्ति खरीदना चाह रहा है वस्तु, लेकिन वस्तु यहां उपलब्ध ही नहीं है, बहुत कम उपलब्ध है, तो यहां पर वस्तुओं के दाम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और अगर लगातार ऐसी स्थिति देश में बनी रहती है तो इसी वजह से देश में वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यह है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाया जाता है, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं आरबीआई। लेकिन राजकोषीय नीति देश की सरकार तैयार करती है, जहां पर आप देखते हैं कि सरकार अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है, कई बार घटा देती है, तो वह राजकोषीय नीति का ही एक मूल अंग है। हालांकि राजकोषीय नीति के अंदर में वो सारी चीजें आती है जो सरकार बजट के अंदर उल्लेख करती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि टैक्स किस पर लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, टैक्स का रेट क्या होगा, टैक्स स्लैब क्या होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें राजकोषीय नीति के अंदर आता है। लेकिन मौद्रिक नीति के अंदर आप पढ़ते क्या है, वही सारी चीजें जो मैंने अभी पीछे चैप्टर के अंदर डिस्कस कर दिया। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि देश के अंदर में पैसा कितना चलन में होना चाहिए, है ना, देश में कितना पैसा छापा जाना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो मौद्रिक नीति के अंदर आता है, जिसमें कि आप बैंक दर, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो,
SLR यानी कि सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वो बैंक दर नीति होता है, तो वो आरबीआई द्वारा तैयार किया जाता है और मूल रूप से वो एक तरह का क्या है, मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर भी आप कर लेना। हालांकि दोनों का मकसद एक ही होता है कि देश में स्थिरता के साथ विकास हो सके। क्या हो सके? स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ कर सके। तो ये कंसेप्ट यहां पर ध्यान रखना कि दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, जनता की भलाई करना, जनता का कल्याण करना, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है? सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बहुत ही बढ़िया चैप्टर। हम कहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को इस चैप्टर की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार आप चुनते हैं। सरकार क्या काम कर रही है पूरी तरीके से बजट के अंदर उल्लेख किया जाता है। सरकार अगले एक साल में क्या करने वाली है, सब कुछ हकीकत सरकार के बारे में यहां से पता चलता है, गवर्नमेंट बजट से पता चलता है, जिसे हम केंद्रीय बजट या फिर यूनियन बजट भी कहते हैं। ध्यान दोगे? सबसे पहली बात क्या है कि आखिर सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, सरकार बजट बनाती क्यों है, बजट बनाने के पीछे मकसद या फिर उद्देश्य क्या है, ये चीजें हमें जरूर समझना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय कहने का मतलब है ऐसा जो है खर्चा जो सरकार आम जनता की भलाई के लिए कर देती है। ठीक है, जिसे हम कुछ देर पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कह रहे थे। तो सरकार का वो खर्च है जहां से सरकार को लाभ प्राप्ति का कोई आशा नहीं रहता। बात समझ भाई? तो ये बातें ध्यान रखना। दूसरी तरफ है राजस्व प्राप्तियां, यानी कि ये वैसी प्राप्तियां हैं जो कि आम जनता सरकार को देती है, जैसे कि टैक्सेस हम लोग जो देते हैं गवर्नमेंट को, ये राजस्व प्राप्तियां हैं सरकार के लिए। हम लोग हालांकि यहां पर टैक्सेस को केवल नहीं कहेंगे, बल्कि इसमें दो तरह की बातें होती है। एक होता है कर राजस्व, क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू होता है, और एक होता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व, ध्यान देना। गैर कर राजस्व के अंदर मुख्य रूप से हम लोग यहां पर शामिल कर देते हैं फीस। ठीक है, और क्या शामिल करते हैं? फीस के अलावा हम लोग फाइन शामिल कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ देश के अंदर में तोड़फोड़ किया, नियम कानून का उल्लंघन किया, सरकार आपके ऊपर फाइन लगा देती है, और वो भी सरकार का क्या है? राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, दूसरी तरफ सरकार फीस भी आपसे वसूलती। कई बार आप जो है कॉलेज में, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, तो इन जगहों पर भी कुछ ना कुछ चार्जेस वसूले जाते हैं सरकार की सेवाएं लेने के लिए। ठीक है, अगर आप सरकार की सेवा लेना चाहते हैं तभी ये आपको फीस देने पड़ेंगे। अगर सरकार के नियम कानून का उल्लंघन आपने किया है तब आपको फाइन देने पड़ेंगे, है ना, जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर जुर्माना ही लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम जुर्माना ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर हम लिखेंगे जुर्माना। तो जुर्माना आपको कब लगेगा? जब आपने देश के नियम कानून का उल्लंघन किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि राजस्व प्राप्ति के अंदर में कर राजस्व भी आता है और गैर कर राजस्व भी आता है। अब कर राजस्व के अंदर आप ये भी कर लीजिए कि यहां पर कर राजस्व के अंदर एक आता है आपका प्रत्यक्ष कर और एक आता है आपका अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर, ठीक है, और क्या आएगा? अप्रत्यक्ष कर। बात समझ गए? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो देखा किस प्रकार से ये कंपोनेंट कहां कहां जुड़ा हुआ है। आगे देखो, कह रहे कि पूंजीगत बजट क्या है। पूंजीगत बजट कहने का मतलब है सरकार का वो बजट जो कि आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए तैयार किया गया है, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके किया गया है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे देश को किस रूप में देखना चाहती है। इन सारे उद्देश्यों के साथ यहां पर देखोगे पूंजीगत बजट तैयार किया जाता है, जिसके अंदर सरकार ये उल्लेख करती है कि कहां कहां से हमें बाद में पैसे लॉन्ग टर्म तक प्राप्त होते रहेंगे। हालांकि सरकार को इसके पीछे खर्चे भी करने होते हैं, जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है? पूंजीगत आय होता है या फिर पूंजीगत प्राप्तियां होती है, जो कि दीर्घकाल के मकसद को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखोगे। अगला क्या है? प्राथमिक घाटा, और दूसरा यहां पर है राजस्व घाटा। देखिए सरकार को कई बार होता क्या है कि हम लोग राजस्व उतना नहीं दे पाते, यानी कि रेवेन्यू उतना गवर्नमेंट को नहीं प्राप्त हो पाता जितना कि हकीकत में गवर्नमेंट खर्चे प्लान कर रही होती है ना। तो आमतौर पर विकासशील देशों के अंदर में खर्चे ज्यादा प्लान किए जाते हैं, क्योंकि आम जनता की उतनी तो आमदनी होती नहीं है कि हर एक व्यक्ति टैक्स भरे, है ना, अच्छी खासी मात्रा में। तो इसी वजह से विकासशील देशों के अंदर में राजस्व घाटा आमतौर पर ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार अलग अलग योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां बना करके खूब पैसे खर्चा करती है जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। लेकिन हमारे देश के लोग तो और ही चालाक हैं,
है ना, बताएंगे कभी फिर आपको। अब यहां पर देखोगे राजस्व घाटा अगर सरकार को ज्यादा हो गया तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लो कि सरकार के पास टैक्सेस कम पहुंचे हैं और सरकार ने खर्चे ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला क्या है यहां पर टॉपिक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट, वो है कर, यानी कि टैक्स होता क्या है। अब टैक्स के अंदर में आपको मैंने क्या कहा, टैक्स के अंदर में मैंने आपको क्या कहा कि आपको जानना होगा कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को यहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक जो मुझे याद आ रहा है, एक टॉपिक और भी यहां पर होगा इंपॉर्टेंट, वो है प्रगतिशील कर प्रणाली। लिख लेना इसको भी, प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ये होता क्या है, देखिए एक टैक्सेशन सिस्टम है जो कि देश के अंदर में लागू भी किया जाता है। इसके अंदर सरकार देखती है कि देश के लोग तरक्की कर रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे सरकार भी अपने टैक्स के रेट को बढ़ाती जाती है। यही होता है प्रगतिशील कर प्रणाली। इससे क्या होता है, जो वर्ग अमीर है उस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा और जो व्यक्ति गरीब है उस पर ऐसे दबाव कम पड़ते हैं। तो देश कहीं ना कहीं समानता की ओर बढ़ रहा होता है और ऐसा तभी संभव है जब एक विकासशील देश के अंदर में कौन सी विचारधारा लागू हो, समाजवादी विचारधारा लागू हो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। सबसे आखिरी चैप्टर, सबसे आखिरी में हम बात कर रहे हैं भुगतान संतुलन की, बात कर रहे हैं शेष विश्व की। यानी कि जब हम लोग दुनिया के अन्य देशों के साथ लेन देन करते हैं तब यहां पर बात आ जाती है भुगतान संतुलन का। यानी कि एक ऐसा खाता तैयार करिए जिसके अंदर यह उल्लेख करिए कि दूसरे देश से आपने क्या लिया है और दूसरे देश को आपने क्या दिया है। ये सारी चीजें भुगतान संतुलन के अंदर लिखा जाता है। इसमें दिखने वाली और ना दिखने वाली दोनों तरह की मदें शामिल होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको दिखना होगा कि भुगतान संतुलन एक देश के लिए और एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जिसमें कि दृश्य और अदृश्य मदों को लिखा जाता है। दूसरी तरफ है व्यापार संतुलन, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पर केवल और केवल दृश्य मदें शामिल की जाती है। कहते हैं ना, व्यापार क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिखने वाली मदों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दिखने वाली मदों कहने का मतलब, जैसे कपड़े लेन देन किए दूसरे देश से तो दिख जाएगा, वस्तु है, तो इसलिए वस्तुओं को शामिल कहां पर किया जाता है, व्यापार संतुलन के अंदर। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं दोनों तरह की मदों को शामिल किया जाता है भुगतान संतुलन के अंदर। ठीक है ना। चलिए हाँ, एक बात और, जब हम कोई दूसरे देश का सामान खरीदते हैं ना तो हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, तो यहां पर उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट वैल्यू, सॉरी इंपोर्ट वैल्यू। जब हम दूसरे देश का सामान खरीदे तो उसको पेमेंट करेंगे तो हमारा पैसा बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए इंपोर्ट वैल्यू लिखा जाएगा नेगेटिव में। लेकिन जब हम दूसरे देश में सामान अपना बेचते हैं तो वहां से पैसा आता है, इसको लिखा जाता है पॉजिटिव वैल्यू एक्स से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और यहां पर एक्स माइनस एम लिखने का मतलब है शुद्ध निर्यात, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया। अब यहां पर देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए आपने कैसे तय किया कि $1 की कीमत 80 रुपया होगा कि 84 रुपया होगा। तो ये एक लोचशील विनिमय दर होता है, मतलब पूरी तरीके से बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है कि $1 का कीमत 80 रुपया रहेगा कि 84 रुपया रहेगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तय होता है। ठीक है, तो यहां पर विदेशी विनिमय दर एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। और उसके अलावा लोचशील विनिमय दर क्या है और इसको कैसे तय किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, तो यहां पर आप डिमांड एंड सप्लाई कर्व को पढ़ते हैं और वही तरीके से आपको जो है वो लोचशील विनिमय दर आसानी से पता चल पाता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है स्थिर विनिमय दर, जो कि देश की सरकार तय करती है अल्पकाल के लिए, लेकिन वो अल्पकाल के लिए केवल होता है। वास्तव में लोचशील विनिमय दर की व्यवस्था चल रही होती है पूरी दुनिया के अंदर, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट आपको इस चैप्टर से सॉल्व करने होंगे। तो यहां पर मैंने हर एक चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके सारे प्रश्न अगर आप एक बार नोट कर लेंगे, सारे टॉपिक को नोट कर लेंगे और इस पर नोट्स बनाना तैयार कर देंगे, आपकी रिवीजन परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सर सारे टॉपिक तो आपने बता दिया, प्रिपरेशन कहां से करेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो पिछली वीडियो में मैंने तो डिटेल में बता दिया था, दोबारा से आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे अच्छे अंक लेकर के आने हैं तो पीडब्ल्यू के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, बिल्कुल फ्री बैच आपको बता रहे हैं, विश्वास बैच नाम है। ठीक है, विश्वास बैच सर्च कर लीजिएगा, क्लास 12th के लिए है,
हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप भी जोड़िए, आप भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। वहां पर खासियत क्या है कि आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेक्चर तो मिलते ही हैं, साथ साथ में नोट्स भी मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। तो आप वहां पर जुड़ करके अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी सभी वीडियोस जो है वन शॉट आपको कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। और बहुत सारी बातें जो आप कहना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो अपडेट में मैं उन्हीं सारी चीजों पर बात कर सकूं, ठीक है। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।